आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाइए। यानी आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहां सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना होगा। इससे क्या होगा कि आपको हर एक तरह का नोट्स मिलेगा। टेस्ट जब भी लिया जाएगा तो आपको वहाँ एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और टेस्ट भी वहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम रेलेवेंट हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। तो बच्चों, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आएंगे? या फिर संवैधानिक अधिकार आएगा, या केवल सांविधिक अधिकार आएगा, या मौलिक अधिकार आएगा, या ये सभी आएंगे? बच्चों, बात करें हम लोग परमादेश की, तो ये क्या होता है? ये एक तरह का न्यायिक उपचार होता है। क्या होता है बच्चों? न्यायिक उपचार होता है। यानी इसको इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे परमादेश होता है एक तरह का न्यायिक उपचार है, ठीक है, हाँ। या फिर बोल सकते हो जिसे हम आज्ञा देते हैं, है ना। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आज्ञा देते हैं, एक तरह से समझ सकते हो। परमादेश का मतलब ही होता है न्यायिक उपचार, या फिर बोल सकते हो आप लोग आज्ञा, हम आज्ञा देते हैं, उस चीज को कहा जाता है परमादेश, ठीक है। हम आज्ञा देते हैं, उस चीज को परमादेश कहते हैं। तो आपको बताना है उच्च न्यायालय की परमादेश, यानी उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आ जाएंगे? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, तो जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत ये तीनों जो है अधिकार आ जाते हैं। कौन कौन सा? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना। तो आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना है, आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन जो हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था बच्चों, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों? तो आपको याद रखना है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। कितनी है? 6 है ना। बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है। बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार, या इसी को हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं बच्चों, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल अधिकार भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, ये किस देश के संविधान से ली गई है? ये अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो बच्चों, ये लिया गया है आपके यूएसए से, यानी अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? देखिए बच्चों, यहाँ पर एक परियोजना की बात आई है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। तो आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। तो बताइए, भारत के किस राज्य में है ये? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताएंगे प्रत्येक विद्यार्थी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपका आंसर आ रहा है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना, क्योंकि बात आई है जल विद्युत परियोजना की आई है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं भारत का
सबसे ऊंचा, जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सा है, कहाँ पे है ये बताइए ना। भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना, चलिए दोनों चीज मैं बता देता हूँ। भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना ये कौन सी है, ये है बच्चों नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है बच्चों, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो ये है नाथपा झाकड़ी, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो बच्चों बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है गृह त्याग किया गया था, यानी घर को छोड़ा गया था, तो वो घटना क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी, धर्म चक्र परिवर्तन, या प्रतीतीय संपुत्पाद, या उपसंपदा। जल्दी से बताना है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित प्रश्न कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, तो ये कहलाई बच्चों महाभिनिष्क्रमण, यानी ऑप्शन नंबर ए यदि आपका आंसर आ रहा है देन आपका आंसर सही है ना। तो महाभिनिष्क्रमण की घटना ये गृह त्याग की घटना कहलाई। चलिए कुछ और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो वो क्या कहलाई, वो घटना क्या कहलाई, तो वो घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। यानी यहाँ से प्रथम उपदेश बोल सकते हो, प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाई बच्चों, क्या कहलाई, तो ये कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बच्चों, महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये भी याद रखना है आपको, कहाँ दिया था, इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में दिया था। देखिए दो क्वेश्चन में बता चुका, क्या प्रथम उपदेश की घटना, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाई, प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाई, तो ये घटना कहलाई बच्चों धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ दिया था, तो ये दिया था बच्चों सारनाथ में दिया था, ठीक है। हाँ जी, अब स्टूडेंट यदि मैं आपसे पूछूं महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या आप लोग आंसर कीजिएगा। तो जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था। बात करेंगे मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों, तो मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, कुशीनगर में, ठीक है। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है। यानी पवन ऊर्जा उत्पादन करने के मामले में विश्व में सबसे आगे देश कौन सा है, सबसे अग्रणी देश कौन सा है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, डेनमार्क है, या स्पेन है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल फास्ट, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व भर में सबसे अग्रणी देश है, ठीक है। हाँ जी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ जाता है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का अधिकार यानी देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, फिर से समझ लीजिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का अधिकार और देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो कौन सी भाषा है वो, तमिल है, हिंदी है, संस्कृत है, या उर्दू है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत, देन आपका आंसर सही है ना। अब स्टूडेंट बात आई है यहाँ पे भाषाओं की, तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जल्दी से बताना है। संविधान की किस अनुसूची के तहत 22 भाषाओं, जी हाँ दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, वो कौन सी अनुसूची है, तो बच्चों वो अनुसूची है 8वीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है
8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहें, यानी उन दोनों का पद खाली रहे, तो वैसे सिचुएशन में उनके कार्यभार को कौन संभालेगा बच्चों? प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? जल्दी से बताइएगा। प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके कार्यभार को संभालेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अभी वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से बताइए। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बच्चों आपको याद रखना है कौन है? एन.वी. रमन जी हैं। कौन है? एन.वी. रमन जी जो हैं भारत के वर्तमान समय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए बात आई है प्रधानमंत्री की, है ना, बात आ चुकी है प्रधानमंत्री की। तो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो बच्चों वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात आई है लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ पे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे बच्चों? जी.वी. मावलंकर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, जी.वी. मावलंकर जी। तो जी.वी. मावलंकर जी जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए कोई भी कैंडिडेट है उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो उसकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 में या 1919 में? बच्चों साइमन कमीशन जो है ये भारत किस वर्ष आया था? आपको यही बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वेरी गुड, शाबाश। यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी 1928, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस पुस्तक के रचनाकार हैं। कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक के रचनाकार कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो आपको यही बताना है। तो वेरी गुड, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए ठीक इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ यहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो इनके द्वारा भी जो है कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पूछा जा सकता है बच्चों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, आपको याद रखना है। बात करेंगे बच्चों मौलाना आज़ाद जी के बारे में, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पूछता है कि भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना आज़ाद जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? देखिए बच्चों यहाँ पे 9वीं सदी में एक अरबी यात्री सुलेमान जो है भारत आए थे। तो यही पूछा है, इन्होंने किस साम्राज्य को
रुह्मा कहकर जो है संबोधित किया था? पाल वंश को, प्रतिहार वंश को, राष्ट्रकूट वंश को या सैन वंश को? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, बिल्कुल फास्ट। हाँ, तो यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी पाल, देन आपका आंसर सही है। तो इन्होंने पाल वंश को जो है रुह्मा कहकर संबोधित किया था। किसने? अरबी यात्री सुलेमान जी ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और वंश है राष्ट्रकूट वंश। कौन सी वंश है बच्चों? ये राष्ट्रकूट वंश है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इस वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दंती दुर्ग। कौन थे बच्चों? दंती दुर्ग जी थे। ठीक है, दंती दुर्ग जी थे इस वंश के संस्थापक। चलिए, अच्छा गोपाल वंश के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए पाल वंश भी इंपॉर्टेंट है। इस पाल वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो ये थे गोपाल, याद रखना है। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। समताप मंडल में जो ओजोन लेयर होती है उसका क्या कार्य है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आकृति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या भूतल पर पैराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है ना, देखिए यहाँ पर समताप मंडल को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तो बच्चों प्रश्न यही पूछा है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है, कौन सी लेयर? जो ओजोन लेयर होती है उसका कार्य क्या होता है? तो बच्चों ओजोन लेयर का कार्य क्या होता है? तो भूतल पर यानी जमीन पर आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकना, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।